चलिए, टुडे आवर टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या है टॉपिक हमारा? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो हमारे पास पहला फंक्शन है f(x) = x² + 2 एंड दूसरा फंक्शन है g(x) = sin x। कंपोजिशन में आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ता है FOG। क्या फाइंड करना पड़ेगा? FOG। मान लो ये क्वेश्चन है और आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि फाइंड FOG(x) एंड GOF(x). तो f(x) is a function and gx is also a function and FOGx is a composition function। FOGx composition of function क्यों है? क्योंकि ये f और g दोनों फंक्शन से मिलकर बना। और GOF(x) is also a composition of function। Why it is composition of function? क्योंकि ये भी g और f से मिलकर बना। तो आपसे सिंपली कहा गया है कि फाइंड FOG(x) एंड GOF(x)। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। जब आपसे कहा जाए कि FOG(x) फाइंड आउट करो, तो इस FOG को लिखेंगे आप f ब्रैकेट के अंदर gx। ऐसा आप 11th क्लास में भी थोड़ा बहुत किया है आप। तो FOGx मतलब FGx आपका हो जाएगा। अब आप gx की तरफ देखें, gx क्या लिखा है? तो इस gx को फिर रिप्लेस आप किससे कर सकते हैं? gx इज रिप्लेस बाय sin x। फिर आप इस f की तरफ देखें, fx क्या लिखा है? x² + 2। तो आप देखें x के प्लेस पर क्या आ चुका है? sin x आ चुका है। तो fx = x² + 2। तो f sin x = क्या हो जाएगा? इस x की जगह में लिख दूं sin x का स्क्वायर + 2। मतलब ये हो जाएगा आपके पास sin² x + 2 एंड दिस इज FOGx। बात समझ में आ गई? तो आपने फाइंड करके दे दिया FOGx। अब आपको क्या फाइंड करके देना है? GOF(x). तो GOF(x) अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ठीक है, सही देखो, जैसे आपने FOGx को लिखा था FGx, तो आप GOF(x) को लिखेंगे G ब्रैकेट के अंदर fx लिखेंगे। ठीक है, fx क्या है आपका? ये रहा fx है आपका x² + 2। तो यहाँ पर लिखेंगे g ब्रैकेट में x² + 2। फिर आप वापस आ जाएं, यहाँ देखें gx क्या है? gx sin x है, तो यहाँ gx की जगह क्या लिखा है? x + 2। तो यहाँ gx होता है sin x, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए x के प्लेस पे x² + 2। तो ये क्या हो जाएगा? sin x² + 2 and this is your answer। It's a very beginning of the composition of function। इसमें हम जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएगी। इसको मैपिंग के फॉर्म में भी हम देखेंगे, नोट कर लीजिए। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, आपके पास स्टार्टिंग में दो फंक्शन दिए थे fx और gx, ये दो फंक्शन है। तीसरा फंक्शन क्या हो गया और चौथा फंक्शन क्या हो गया? जिस तरह से आपके सारे फंक्शन आप चेक कर सकते थे 1 1 on 2, वैसे अब आप कंपोजिशन फंक्शन बनाएंगे और कंपोजिशन फंक्शन को भी चेक करेंगे कि 1 1 है कि नहीं है, on 2 है कि नहीं है। इस तरह के सारे केसेस हम इसमें पढ़ेंगे। तो आप इसको पहले नोट करो, धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं। चलो देखो, इसमें मैं एक और फंक्शन ले लेता हूँ। आपके पास इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। इसमें एक फंक्शन fx था, एक फंक्शन gx था एंड एक और फंक्शन ले लेता हूँ hx। क्या ले लिया है मैंने? mod x। तो अभी क्वेश्चन में आपको फाइंड FOG GOF करना था। अभी आपको क्वेश्चन में फाइंड करने कह दे कि HOF भी फाइंड करो साहब, और कह दिया कि HOG भी फाइंड करो। और कर देते हैं कि सर HOF फाइंड करना है, तो पहले नंबर पे तो FOG फाइंड कर दिया, दूसरे नंबर पे GOF फाइंड कर दिया। तीसरे नंबर पर हम फाइंड कर देते हैं HOFX। क्या फाइंड कर देते हैं? तो HOFX फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा H(fx)। अब आप fx बताएं क्या है?
एफ एक्स तो ये रहा आपके पास कि एच एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आप एच एक्स बताएं क्या है। एच एक्स इज इक्वल टू है आपके पास में मॉड एक्स, तो एच एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज योर आंसर। बहुत आसान है ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। दूसरा एच ओ एफ की जगह आपसे कह दिया कि चौथे नंबर पे हमको एच ओ जी एक्स फाइंड आउट करके बताओ, तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब होता है एच ऑफ जी एक्स। तो एच ऑफ जी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, जी एक्स देखें क्या है, जी एक्स है साइन एक्स, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे आप, साइन एक्स, और ये हो जाएगा मॉड के अंदर साइन एक्स, समझ लो ना। एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो एच साइन एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, तो ये आ गया आपका एच ओ जी एक्स। फटाफट पूरा नोट कर लो। से दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आपको फंक्शन में कहा गया है कि फंक्शन एफ इज मैप्ड फ्रॉम ए टू बी एंड फंक्शन जी इज मैप्ड फ्रॉम बी टू सी एंड यू हैव गिवन टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, और आपको क्वेश्चन में सेट ए भी गिवन, और आपसे कहा है कि फाइंड एफ ओ जी एक्स एंड जी ओ एफ एक्स एंड राइट देयर डोमेन एंड रेंज। इनके डोमेन और रेंज भी लिखिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैंने जो पढ़ाया है उस हिसाब से आपको अभी एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स निकालना याद है। तो अगर आप यहाँ पर एफ ओ जी एक्स निकालने जाएं तो आपको कंफर्म है कि आप एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे, फिर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जी एक्स की तरफ ढूंढेंगे जी एक्स क्या है। तो जी एक्स आपको मिल रहा है एक्स प्लस 5, तो आपने लिख दिया। फिर आप जी देख लिया, अब आपको एफ की तरफ देखना पड़ा है। एफ एक्स है आपका 2x, पर x की जगह क्या लिखा है, x प्लस 5, तो एफ एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5। समझ रहे हो आप। तो 2 का मल्टीप्लाई x में कर दोगे तो जाएगा 2x प्लस 5, और ये आपके पास कंपोजिशन फंक्शन आ गया, एफ ओ जी एक्स आ गया, 2x प्लस 10 आ गया। तो ये हो गया आपका फंक्शन नंबर तीसरा जो आपने डिजाइन किया। क्यों, क्योंकि आपको दो फंक्शन तो क्वेश्चन में दिए। पहला फंक्शन तो ये दिया आपको क्वेश्चन में एफ एक्स, दूसरा फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया जी एक्स, तीसरा फंक्शन आपके पास ये आ गया जो आपने निकाला। दिस फंक्शन इज कंपोजिशन फंक्शन एंड एफ ओ जी एक्स, एफ और जी को कंपोजिट करके बनाया। एंड द नेक्स्ट फंक्शन आपको एक और निकाल लेते हैं जी ओ एफ एक्स। तो जी ओ एफ एक्स आप निकालोगे तो आएगा जी एफ एक्स, क्या आएगा ये जी एफ एक्स। फिर आप इसमें एफ एक्स की तरफ देखोगे, व्हाट इज एफ एक्स यू हैव, इट इज 2x, तो यहाँ पर लिख दोगे g ब्रैकेट के अंदर 2x। फिर आप g फंक्शन की तरफ देखोगे, g फंक्शन है x प्लस 5, पर आपके पास gx नहीं निकालना है, अब g2x निकालना है। तो जहाँ x लिखा है वहाँ लिख देंगे 2x प्लस 5 एंड दिस इज योर जी ओ एफ एक्स फंक्शन। 2x है ना, तो x की जगह क्या लिखा आपने 2x, 2x प्लस 5, तो खाली x को रिप्लेस करेंगे ना, होल मल्टीप्लाई थोड़ी होगा। तो आपका फंक्शन क्या आया 2x प्लस 5, तो ये आपका एक फंक्शन और आ गया। अब इसका हम आपको मैपिंग सिखाते हैं। फंक्शन तो आया क्योंकि आपको डोमेन और रेंज ढूंढनी। तो सबसे पहली बात कि मेरे पास एक सेट ए है, और ध्यान से देख लेना रहे, मेरे पास सेट ए है और ए सेट आपके पास क्लियरली लिखा हुआ है कि 1 2 3 और 4 है, और सेट ए की मैपिंग कहाँ पर हो रही है, तो मतलब आपके पास एक और सेट बी होना ही चाहिए। तो ए से मैपिंग किधर होगी, बी पर, और मैपिंग जब होगी तो फंक्शन क्या बनेगा, ए और बी के बीच में क्या है फंक्शन, और बी की मैपिंग किस पे होगी, बी जो बना है उस बी की मैपिंग होने वाली है सी पर, सी पर होने वाली, और बी और सी के बीच में जो फंक्शन है वो क्या है, जी।
बी और सी के बीच में जो फंक्शन है वो क्या है, जी है। तो अगर आप देखें तो मुझे मेरे हिसाब से एफ फंक्शन में अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ, रखो रे x की जगह 1 रखो, 2 into 1 2, मतलब मुझे यहाँ पर 1 की मैपिंग सीधे सीधे 2 से करानी चाहिए। किससे करानी चाहिए? और मैं अगर 2 रखता हूँ तो 2 की मैपिंग, 3 रखता हूँ तो, और 4 रखता हूँ तो 8 से यहाँ पर इसकी मैपिंग होगी कि नहीं होगी? होगी, ठीक है। सो 1 2 3 4 इज द डोमेन ऑफ एफ and 2 4 6 8 is the range of f, and this range of f will become the domain of g, क्योंकि g के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला डोमेन हो जाएगा और ये वाला, और f के लिए ये डोमेन और ये। यहाँ पर ये जो b आया है ये रेंज हो गया g फंक्शन के लिए। अब देखें कि g जो फंक्शन है वो लिखा है x + 5, तो x के प्लेस पे आप क्या रखोगे 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7, x के प्लेस पे रखोगे 4 6 8 13, तो ये आपके पास आ गया। तो ये आपका f फंक्शन हो गया, ये आपका g फंक्शन हो गया। अब एक और तीसरा फंक्शन भी है। टोटल कितने फंक्शन है? 4 फंक्शन है। कितने फंक्शन है? तो पहला फंक्शन हो गया f(x) g(x), ये तो क्वेश्चन नहीं दिया था। तीसरा फंक्शन हमने निकाला है f of gx, दिस इज योर थर्ड फंक्शन, एंड g of fx इज योर फोर्थ फंक्शन। अब आपको f of gx की मैपिंग को समझना है। तो f of gx की मैपिंग समझना है तो बताओ ये मैपिंग कहाँ से कहाँ होगी? एक तो यहाँ से यहाँ जो मैपिंग होगी वो g of fx की होगी। किसकी होगी? चेक कर लेते हैं। g of fx is mapped from a to c, ये कहाँ से कहाँ मैप होगा? चेक करते हैं। x के प्लेस पे 1 रखो, x के प्लेस पे 2 रखो, बीच वाला गायब हो गया है। बीच वाला क्या हो रहा है? हो रहा है ना। तो g of fx की मैपिंग कहाँ से कहाँ हो रही है? a to c हो रही है। तो आप यहाँ लिख सकते हो g of fx is always mapped from a to c, होगा ही होगा। g of fx कहाँ से मैप होगा? a to c मैप होगा। दिख रहा है आपको? चलो x की जगह 3 रख के चेक करो सही है कि नहीं है। 3 दूनी 6 5 11 आ गया क्या? एंड 4 रख के देखो जरा, आ गया क्या? तो ये हमेशा a से c मैप होगा। तो मैं इसकी डोमेन लिखूं जरा, डोमेन इज a और रेंज क्या हो गई? रेंज इज c हो गई। अब इसकी बात करो, इसमें 7 1 रख के देखो, 12 कुछ नहीं मिल रहा, 2 रख के देखो 14 नहीं मिल रहा, 7 रख के देखो नहीं मिल रहा। इसकी आपको मैपिंग पता नहीं चल रही ना, नहीं चल रही ना। इस केस में नहीं चल रही, कुछ केस में पता चलेगी तो आपको दिखाएंगे। तो आपको समझ में आया g of fx क्या होगा? जब आप g of fx निकालोगे तो इसकी मैपिंग हमेशा a से c होगी, हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर और कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 15 फ्रॉम योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। आप इस पिक्चर में देखें, आपको एक फंक्शन दिया है f दिया है, ये जो सेट दिया है ये सेट A है और ये जो सेट दिया है ये सेट B। तो आपका मैपिंग सेट A से सेट B में होना ही है। तो मैं यहाँ पर ये डिज़ाइन कर देता हूँ A सेट और डिज़ाइन कर देता हूँ B सेट। तो A सेट के अंदर है 2 3 4 5 और इस सेट के अंदर है 3 4 5 9। मैपिंग नहीं दी हुई है और इन दोनों के बीच में फंक्शन f दिया है। तो हम देख लेते हैं f2 कितना है? 3। क्वेश्चन में दिया है फंक्शन डिफाइंड एज f2 इज इक्वल टू 3, मतलब यहाँ जो 2 होगा वो किससे मैप होगा? f3 इज इक्वल टू 4, तो 3 जो होगा वो किससे मैप होगा? f4 इज इक्वल टू f5 इज इक्वल टू 5, मतलब f अगर 4 लिया तो 5 और f5 लिया तो 5। ठीक है,
एंड जी भी एक फंक्शन दिया है आपको। कौन सा फंक्शन दिया है? जी। तो जी फंक्शन दिया है तो मैं यहाँ पर एक जी फंक्शन भी बना लेता हूँ। ये रहा जी फंक्शन। यू हैव गिवन अ फंक्शन जी। यहाँ देखिएगा इधर ध्यान से, जी फंक्शन आपको ये दिया गया है, ये फंक्शन जो दिया गया है आपको जी दिया है। तो जी में इधर सेट क्या दिया है आपको? 3, 4, 5, 9 और उधर क्या सेट दिया है? 7, 11 और 15। और आपको जी की मैपिंग दी हुई है क्या? हाँ कुछ दी हुई है सर। क्या दी गई है? मैपिंग दी गई है G5 इज इक्वल टू 9। G5 G9 इक्वल है। तो अगर मैं 5 लिया और मैंने 9 लिया तो दोनों जाकर मैप किससे होने वाले हैं? 11 से। तो इस सेट को C और इस सेट को D नाम दे देता हूँ। और इधर से इधर जो मैपिंग हो रही है वो G रिलेशन से हो रही है, G फंक्शन से हो रही है। फंक्शन से हो रही है, G फंक्शन से हो रही। अपने को फाइंड क्या करना है? GOF। तो अगर अपने को GOF फाइंड करना है, इसका मतलब अपने को G ऑफ fx फाइंड आउट करना, ठीक है? G ऑफ fx फाइंड करना है। अब आप f की वैल्यू ले लें। fx की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आपने f3 x की वैल्यू आप कुछ भी ले लें, यहाँ से 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, कुछ भी ले ले। तो मान लो आपने x की वैल्यू यहाँ से 3 ले ली, तो ये हो जाएगा GF2 ले लो। मान लो चलो 2 ले लो, आपने GF2 ले लिया। तो अब आप F2 देखो क्या है आपके पास? F2 आपके पास 3 है, तो मतलब ये हो जाएगा G3। और फिर आप G3 देखो क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं। कहाँ दिया है? किसी दिया है 3 और 4 की मैपिंग दी हुई है, 7 दी हुई है। तो G3 आपके पास 7 है, तो ये आ गया। फिर ऐसे ही आप x इज इक्वल टू क्या ले लीजिए? अब x इज इक्वल टू 2 लिया, आप x इज इक्वल टू 3 ले लीजिए। जब आप x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो वापस यहीं आए तो ये हो जाएगा GF3। और F3 कितना है आपके पास? F3 मेरे पास 4 है, ये हो जाएगा G4। कितना हो जाएगा? G4। और G4 कितना है हमारे पास में? 7। ऐसे आप करो जरा सा। चलो नेक्स्ट x इज इक्वल टू 4 रखते हैं। क्या रखते हैं हम? x इज इक्वल टू 4 रखते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा G ऑफ F4। और F4 कितना है हमारे पास? F4 है हमारे पास 5, ये हो जाएगा G5। और G5 कितना है हमारे पास? 11। सो आंसर इज 11। x इज इक्वल टू हम 5 ले लें तो हमें निकालना है GFX। तो GFX की जगह हमने लिया 5, तो GF5 कितना है हमारे पास? F5 हमारे पास 5। कितना है? 5। तो G5 फिर से कितना आएगा? 11 आएगा। आ गया? तो अब आप देखें आपके पास एक नया फंक्शन आ गया। कौन सा आ गया? GOF। तो मैं यहाँ बनाता हूँ आपके पास GOF फंक्शन। कौन सा फंक्शन? GOFX फंक्शन। इट्स मैप फ्रॉम दिस टू दिस। ये A होगा और ये C होगा, या जो भी होगा व्हाटएवर भी। ये D होगा 7, 11 जो आएगा। क्या होगा? D होगा। तो बताओ मुझे इसका डोमेन क्या है? A क्या आएगा यहाँ पर? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। तो 2 के लिए मैपिंग क्या आई? 7। 3 के लिए मैपिंग क्या आई? 7। 4 के लिए मैपिंग क्या आई? 11। और 5 के लिए मैपिंग क्या आई? तो व्हाट इज डोमेन ऑफ GOF? डोमेन किसका निकालना है? डोमेन ऑफ GOFX कितना आया? A सेट आया ना, 2, 3, 4 एंड 5। व्हाट इज द रेंज ऑफ? रेंज क्या आया? 7 एंड 11 आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत सिंपल था। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान दो, पढ़ने में थोड़ा और लगता है, बट जब ये मैपिंग हो जाती है तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जैसे हमको क्वेश्चन दिया है f इज अ फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, तो हमने दोनों बना दिए a से b में। g इज आल्सो अ फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, तो हमने दोनों फंक्शन बना दिए। अब इसकी मैपिंग यहाँ समझा रखी। फंक्शन इज डिफाइंड एज f2 इक्वल टू 3, f3 इक्वल टू 4, f4 इज इक्वल टू 5 एंड f5 इज इक्वल टू f5 इज आल्सो 5 हो गया। ऐसे g डिफाइन कर रखा है, g3 इज इक्वल टू 7, g4 इज इक्वल टू 7, g5 इज इक्वल टू
11 एंड जी 9 इज इक्वल टू 11। फाइंड GOF। तो हमने GOF हम जानते हैं GOF इज इक्वल टू GFX। x की जो वैल्यू आती है 2 3 4 5 रखते जाओ वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो x रख रहे हैं ये डोमेन और जो निकल के आ रहा है वो तो हमने GOF के लिए फिर से डायग्राम प्लॉट करते हैं एंड डोमेन में जाके वेरी सिंपल। देखें इस क्वेश्चन में आपको fx दिया है और gx दो फंक्शन दिए और आपको बताया है कि f फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर मैप्ड है और g जो फंक्शन है वो भी रियल नंबर से रियल नंबर पर मैप्ड है और आपको फाइंड करना है GOFX और FOGX इक्वल नहीं है। तो भैया इन मैपिंग की तो अपने कोई ज़रूरत ही नहीं, केवल दी हुई है क्वेश्चन। तो मतलब अपने को सीधा सॉल्यूशन करें तो अपने को FOX GOFX निकालना है एंड FOGX निकालना है। तो GOFX जब निकालना होता है तो हम GFX निकालते हैं और आपको FX की तरफ देखना है। FX क्या है तो यहाँ G ब्रैकेट में cos x लिखना, फिर आपको GX की तरफ देखना। GX क्या है 3x स्क्वायर, तो G cos x क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, ये क्या आ गया आपका GOFX इज इक्वल टू ये आ गया। अब आपको निकालना है FOGX, तो ये हो जाएगा F ऑफ GX क्या हो जाएगा ये F ऑफ GX हो जाएगा। तो F ऑफ GX मतलब F और GX की जगह क्या लिखेंगे आप 3x स्क्वायर लिखेंगे। अब fx देखें इज इक्वल टू cos x, तो अब आप x की जगह क्या लिखने वाले हो 3x स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 3x स्क्वायर एंड दिस इज योर FOGX एंड दिस इज योर इक्वेशन तो आप क्या करोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में देखा GOFX इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर x, FOGX इज इक्वल टू cos 3x का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ कह सकते हो 3 cos स्क्वायर x इज नॉट इक्वल टू cos 3x स्क्वायर, सो GOFX इज नॉट इक्वल टू FOGX, इट्स अ प्रूव्ड। यही आपको शो करना था, हो गया। सो योर क्वेश्चन इज फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए तो आपको F क्या दिया है, एक सेट दिया है आपको 134, क्या दिया सेट 134, दूसरा सेट क्या दिया है आपको 125, क्या दिया है। अब मान लो कि इन दोनों के बीच में फंक्शन क्या है F है। तो क्वेश्चन में कहा है कि ये सेट से ये सेट पे मैपिंग हो रही है और फंक्शन F डिफाइन किया। 1 की मैपिंग किससे 2 से, 3 की मैपिंग किससे और 4 की मैपिंग किससे दी हुई क्वेश्चन में 1 से दिया ना है। सेम टू सेम आपको G दिया है। G क्या दिया है 1 to 5, तो मेरे को तो यही दिख रहा है G 1 to 5। और फिर अगला सेट दिया है 1 3, अगला सेट क्या दिया है 1 3। तो यहाँ से यहाँ अगर आप फंक्शन देखेंगे तो G कैसे दिया है 1 का किससे होने वाला है मैपिंग 3 से, और 2 का किससे होने वाला है मैपिंग 3 से, और 5 का मैपिंग किससे होने वाला है 1 से। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा और आपसे कहा है कि फाइंड करिए GOF, क्या फाइंड करना है GOFX, सो इट इज इक्वल्स टू GFX, ओके। क्या फाइंड करना है GFX। अब आप समझिए, आप x इसको मान लीजिए भाई f के लिए तो x यही होगा ना, आप x इज इक्वल टू क्या ले लें 1, क्या ले लें लेट करते जाएं x इज इक्वल टू 1 ले लें। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 लिया तो GOFX, G ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा F1, क्या आ जाएगा GF1, और F1 कितना है आपके पास, F1 जो है वो तो 2। तो इस F1 की जगह में क्या लिख लूँगा G और यहाँ लिख दूँगा 2। अब आप देखें G2 क्या है, आपने G2 लिया तो आपके पास आएगा 3, सो इट्स आंसर इज 3।
तो आपके पास ये जो निकल के आया है ये आया है GOF और x इज इक्वल टू आपने कितना लिया है 1। तो GOF 1 के लिए ये कितना आया 3 आया। ऐसे ही हमें सारे सॉल्व करने हैं। हमने x1 लिया है, अब हम x क्या लेंगे 3 लेंगे, फिर हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू 3। तो बताओ GOF क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा g और ब्रैकेट में f ऑफ 3। अब आप देखें f3 कितना है, तो ये फंक्शन f है, 3 के लिए वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास g और यहाँ आ जाएगा 5। अब हम देखेंगे g ये है, 5 के लिए क्या है 1 है, तो g5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। मतलब यहाँ बिल्कुल क्लियर है हमारे पास कि हमने जब 1 लिया, हमने जब x इज इक्वल टू 1 लिया तो हमारे पास कितना आया 3 आया, और जब हमने x इज इक्वल टू 3 लिया तो हमारे पास क्या आया 1 आया। आप यहाँ फिर से लिख लें GOF 3 इज इक्वल टू 1। अच्छा 1 ले लिया, 3 ले लिया, अब x इज इक्वल टू क्या लेना है 4 लेना है। तो नेक्स्ट इज हम लेते हैं लेट x इज इक्वल टू क्या ले लें 4 ले लें। तो हमारे पास GOF 4 इज इक्वल टू हो जाएगा g f ऑफ 4। अब हम देखें f4 लेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है 1, तो f4 की वैल्यू 1 आने वाली है, सो इट इज g1 हो जाएगा। एंड g1 कैसा है, बहुत सरल है, बस रिलेशन फंक्शन से देखते रहो, है ना। g1 कितना होगा, अरे g1 होगा 3, ठीक है, ये मजाक की बात है। सो g1 और रावण, एक पिक्चर भी आई थी रावण और जीवन वाली, देखी क्या, यूपी में चमक चल दो, समझे कि समझे, गाना बहुत चला था। सो ये आपका आंसर आ गया। तो अब आपको जैसे आपने यहाँ फंक्शन बनाया, एक f बनाया एक g बनाया, अब आपसे कह दे कि ड्रॉ अ मैपिंग डायग्राम फॉर गॉफ का एक मैपिंग डायग्राम भी बना के बता दो। तो हम यहाँ पर मैपिंग डायग्राम अगर हम बनाए तो आपको मैंने कल ही बताया था गॉफ के लिए ये डोमेन होगा और ये रेंज होगी। तो डोमेन तो हो जाएगी 1, 3 और 4, और रेंज क्या हो जाएगी बताओ। 1 के लिए कितना आया है 3, 1 की मैपिंग कहाँ गई है 3, बताओ 3 की मैपिंग कहाँ गई है 1 पर, और आखिरी में 4 की मैपिंग कहाँ गई है 3 पर। समझ में आ गई बात, ठीक है। और यहाँ आप क्या लिख सकते हो, ये हो गया आपका GOF। सो दिस इज द डोमेन ऑफ गॉफ एंड दिस इज द रेंज ऑफ, ठीक है। सो दिस इज द अगेन अ क्वेश्चन ऑफ कंपोजिट फंक्शन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, अगेन सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट इसमें सेट्स नहीं दिए हुए हैं, सीधे सीधे केवल फंक्शन दिए हैं, ना कोई मैपिंग बताई गई है ना, कोई मैपिंग नहीं बताई गई। आपको सीधा सीधा फॉर और गॉफ करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले मेरे को GOFX फाइंड आउट करना है। तो GOFX होता है G FX, ओके, ठीक है। व्हाट इज FX यू हैव, FX इट इज इक्वल्स टू mod x। तो यहाँ लिख सकते हो G ब्रैकेट के अंदर mod x, एंड अब आप देखें gx क्या है, mod के अंदर 5x माइनस 2, पर आपको gx थोड़ी लिखना है, आपको g mod x लिखना है। तो जहाँ x लिखा है वहाँ पर आप क्या कर दीजिए mod कर दीजिए, तो ये आ गया आपका GOFX। दिस इज योर आंसर। तो GOFX आ गया। फिर आपको निकालना है FOG ऑफ x। तो FOG ऑफ x निकालना है, तो आप समझ गए f ऑफ gx होगा। एंड आप देखें gx क्या है आपके पास, सो gx है आपके पास mod ऑफ 5x माइनस 2, ठीक है, mod ऑफ 5x माइनस 2। एंड अब आप इसके अंदर देखें कि आपके पास fx क्या है, mod x है, fx इज इक्वल टू क्या है mod x थे, तो ये x की जगह पूरा जो भी लिखा है इसको लिख देंगे mod ऑफ mod 5x माइनस 2, ओके, पक्का। तो दिस विल बी योर आंसर। ये हो गया आपका फॉग, ये हो गया आपका गॉफ। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है ये क्वेश्चन आपके सामने। fx इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड gx इक्वल टू x की पावर 1/4।
आपको फाइंड करना है गॉफ एंड फाइंड करना है फॉर्म। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही आसान है। देखो गॉफ के लिए आपको पता है ये होगा g ऑफ एफ एक्स। अब इस क्वेश्चन में एफ एक्स कितना है आपके पास? यू हैव एफ एक्स, इट इज 8x क्यूब। अब आप देखिए gx क्या है? x की पावर 1/3। अब x की जगह तो ये लिखा है, मतलब 8x क्यूब की पावर 1/3। वेरी सिंपल, इट मीन्स 8 की पावर 1/3 एंड x क्यूब की पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 8 की पावर 1/3 इट इज बिकम 2 एंड x की पावर कुछ भी नहीं, 2x इज योर आंसर। ये निकल के आ गया आपके पास GO f ऑफ x। अब आपको निकालना क्या है? f of gx। f of gx is equals to f of gx and f, what is gx you have? It is x की पावर 1/3 and what is fx? fx है 8x क्यूब। तो x की जगह तो ये लिखा है, मतलब 8x की पावर 1/3 का क्यूब। so 3 से 3 कैंसिल, so 8x is your answer. This is your FOG of x. Clear? So हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्टिबल फंक्शन। इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। इस टॉपिक के अंदर हमें 4 चीज़ें सीखना है। द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन, कि इन्वर्स फंक्शन कहते किसको है, ये हमें पता करना है। तो मैं अभी एक मशीन बनाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन्वर्स फंक्शन किसको है। दूसरा, हाउ टू रिप्रेजेंट इन्वर्स फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तीसरा, कंडीशंस फॉर इन्वर्टिबिलिटी, इम्पॉर्टेंट, आपको कंडीशंस याद करना पड़ेगी, 4 कंडीशंस है। एंड हाउ टू फाइंड इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर आपको कंडीशन याद है तो आप इन्वर्टिबल फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 12th क्लास का ये चैप्टर टफेस्ट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर प्रीवियस नॉलेज पे बेस करता है। इसमें बहुत सारा कुछ आपको याद रखना पड़ता है और फिर दिमाग मैपिंग भी चलाना पड़ता है। लिखने का कम है इसमें, दिमाग चलाने का काम इसमें ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा टफ लगता है, पर इतना नहीं है, बहुत आसान है इन्वर्स फाइंड करना। आप 1 by 1 जो मैं बातें बता रहा हूँ सीक्वेंस मेमोराइज रखें, आप आराम से कर लें। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट आई हैव x, मान लो ये एक मशीन है। क्या है? मशीन है। अब मशीन बोल दो या इसको मैं बोल दूं कि ये क्या है? एक फंक्शन। तो मशीन में हम आलू डालते हैं और बाहर सोना आ जाता है। ये बहुत फेमस है ना। ऐसा नहीं करेंगे, हम इस मशीन में x डालेंगे। क्या डालेंगे? x इज एज एन इनपुट। x क्या है? एक इनपुट। तो हमने x अगर इनपुट दिया तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास आउटपुट में y आ जाएगा और y इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिखा x + 5। ये मशीन ऐसी बनी हुई है कि fx क्या है? fx इज इक्वल टू क्या है? x + 5, या fx को हम कहते हैं y इज इक्वल टू fx। चलो हमने x इज इक्वल टू, मान लो यहाँ से 2 इंसर्ट किया। कितना दिया? 2 चला जा। तो यहाँ पर बताओ आपको आउटपुट क्या आएगा? 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7 आपके पास आउटपुट आ गया। ये क्या आ गया आपके पास में? आउटपुट आ गया इस मशीन का। अब इन्वर्स का मतलब ये होता है कि इस मशीन को आप 7 दो तो ये आउटपुट में क्या दे दे? वापस से 2 दे दे। ऐसी मशीन को क्या कहते हैं? इन्वर्स मशीन कहते हैं। इन्वर्स का मतलब होता है जस्ट अपोजिट करना। तो मान लो मैं यहाँ पर एक मशीन लगा देता हूँ और इस मशीन को मुझे कहना पड़ेगा F इन्वर्स। क्या कहना पड़ेगा? और 7 अगर इस मशीन में इनपुट की तरह दे दिया तो आउटपुट में आपके पास वापस से 2 या जो आपने x दिया था वो आ जाना। तो ये 7 जो है ये क्या है? ये है y। आपने x इनपुट किया तो आपको आउटपुट में क्या मिला? y। और ये दूसरी मशीन है या दूसरा फंक्शन है, इस फंक्शन को y इनपुट में दिया तो आउटपुट में क्या आ गया? x। तो ऐसा फंक्शन, ये जो f इनवर्स है, f इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ f। f इनवर्स इज अ इनवर्स
फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा, इनवर्स होगा किस फंक्शन का, एफ फंक्शन का। यहाँ एफ फंक्शन है और यहाँ एफ इनवर्स फंक्शन है, तो ये आपको मशीन से बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनवर्स फंक्शन, इसको नोट करो। दूसरा हम समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिए मेरी बात। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लिखो मत कोई। मैंने 2 सेट ले लिए, आई जस्ट टेकन 2 सेट। मैंने एक सेट x ले लिया और मैंने कहा कि सर x सेट जो है वो है 1, 2 और 3। और एक मैंने सेट y ले लिया, y सेट मैंने ले लिया a, b और c ले लिया। तो मैंने x सेट में यहाँ लिख दिया 1, 2 और 3। और फिर मैं यहाँ y सेट बना लेता हूँ, तो मैंने y सेट में यहाँ पर लिख लिया a, b और c। ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर मैं मैपिंग समझाता हूँ। तो मान लिया मैंने कि इन दोनों सेट के बीच में एक फंक्शन है। इन दोनों सेट के बीच में क्या है, फंक्शन, कुछ ना कुछ फंक्शन है। तो फंक्शन डिफाइन करो। मैंने मान लिया कि इन दोनों के बीच में क्या फंक्शन है, लेट द फंक्शन बिटवीन x सेट एंड y सेट इज f। तो फंक्शन ये कह रहा है कि 1 की मैपिंग हो रही है a से, 2 की मैपिंग हो रही है और 3 की मैपिंग किससे हो रही है, c से। ठीक है। मेरे पास एक और फंक्शन है, दूसरा एक और फंक्शन मैंने मान लिया कि मेरे पास एक फंक्शन क्या है, g। एक फंक्शन मैंने माना f, तो मैंने f फंक्शन जो माना है उस f फंक्शन में लिख सकता हूँ f इज अ फंक्शन x to y। मैपिंग कहाँ से कहाँ रही है। फिर मैं दूसरा फंक्शन ले लेता हूँ g इज अ फंक्शन कहाँ से कहाँ, y to x मैंने मान लिया। कहाँ से कहाँ मान लिया, y से x। तो बनी बात है कि मैपिंग ऑफ y से x होनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा y और यहाँ पर दूसरा सेट बनाया मैंने x बनाया। तो y के अंदर आपके पास एलिमेंट है a, b और c, और x के अंदर आपके पास एलिमेंट है 1, 2 और 3। तो यहाँ a की मैपिंग कहाँ पर होगी, मान ला हमने मैपिंग दिखा रहे हैं इस तरह से, आप समझो a का 1, b का 2 और c का 3 मैपिंग हो रहा है। तो मुझे यहाँ देख के भी लग रहा है कि g जो है वो f का इनवर्स फंक्शन है, डायग्राम से भी लग रहा है, क्योंकि इधर से 1 दिया था तो इधर a आ गया, और मान लो इधर से a दिया था तो इधर 1 आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि g इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ x। क्या हो गया, मैं यहाँ कह सकता हूँ डायग्रामेटिकली, बट इसका कंडीशन समझाओ, ये तो रिप्रेजेंटेशन होगी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ हियर g इज इक्वल टू f इनवर्स। g जो फंक्शन है वो f का इन्वर्टिबल है। g क्या है, f का इन्वर्टिबल। ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे GOFX निकाल के बताएं। क्या निकाल के बताएं, GOFX निकाल के बताएं। तो आपको याद है GOF फाइंड करें, फाइंड आपको दोनों चीज़ फाइंड करनी है, GOFX भी फाइंड करके बताएंगे और आप मुझको FOGX भी फाइंड करके बताएंगे। तो मैं करता हूँ, आप देखिए। GOFX फाइंड करना है तो आप करेंगे यहाँ पर G और ब्रैकेट के अंदर FX। ठीक है। अब आप x इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने x इज इक्वल टू 1 लिया तो GOF और ये हो जाएगा 1। x इज इक्वल टू 1 लिया तो यहाँ पर F1 हो जाएगा, और F1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा GF1 और ये हो जाएगा GA, और GA कितना है, ये 1 है। GA कितना है रे भाई मेरे, ये 1 है। बात समझ में आ गई। फिर मैं यहाँ लेता हूँ GOF, अब निकालता हूँ 2। तो 2 मैंने निकाला तो यहाँ जाएगा G ब्रैकेट के अंदर F(2), तो यहाँ हो जाएगा GB, क्योंकि 2 की मैपिंग क्या है, B। F2 इज इक्वल टू B, और GB कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 2। तीसरी बात करते हैं, क्या बात करते हैं, GOF3 निकालते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, G ब्रैकेट के अंदर F3 हो जाएगा। F3 बताएं आप क्या है, F3 जो है आपके पास C है, तो ये हो जाएगा GC और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपने निकाल लिया, चलो अभी निकाल लिया, रखा रहेगा। फिर हम इधर आते हैं, फिर हम यहाँ से कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले हम FOG निकाल देते हैं, ये आप सीख के आ रहे हो। FOGX निकालते हैं, तो आपको पता है FOGX निकालना मतलब FOF निकालना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर x = क्या लोगे, a, इस सेट के लिए ना, FOGX, तो x = क्या लोगे, a, तो मैंने यहाँ लिखा FOG और यहाँ लिखा a, तो यहाँ क्या आ गया, FG क्या a, तो GA बताओ कितना है, हाँ नहीं यार 1 ले लो, एक काम करो आप, क्या ले लो यहाँ पर, G1 की वैल्यू तो है नहीं, अच्छा आपने ए लिया, तो बताओ क्या आएगा, अच्छा GA कितना आएगा, 1 आएगा, ये F कितना आ जाएगा, 1, अच्छा F कितना है बताओ, F है A, तो ये A है, चलो ठीक है, क्लियर। अब मैं यहाँ पर निकालता हूँ FOG ऑफ क्या निकालूँ, B, क्योंकि B लेना मुझे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, F ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, GB, तो यहाँ GB की वैल्यू कितनी है, 2, तो यह हो जाएगा F(2), और F(2) कितना होगा, ये F फंक्शन है, 2 = यहाँ हो जाएगा B, ठीक है। फिर मैं यहाँ लेता हूँ FOG, फिर क्या लेना मुझे, C, तो C लिया तो मेरे पास हो जाएगा FOF(GC), अरे ये ना बात समझ में, बहुत सिंपल है ये। FOF(GC) लिया तो मेरे को बताओ GC कितना है, आप यहाँ पर देखो GC कितना है, 3, ये हो जाएगा F3, और यहाँ F3 बताएं कितना है, C। अब आपके पास FOG और GOF दोनों आ गए, पक्का। तो अब मैं इसका अगर मैप्ड डायग्राम बनाऊं, थोड़ी देर के लिए मैं दोनों का मैप्ड डायग्राम बनाता हूं, तो मैं अगर इसका मैप्ड डायग्राम बनाऊं, तो आई जस्ट ड्रॉ द मैप डायग्राम फॉर FOGX का मैप डायग्राम बनाता हूं। तो FOGX का मैप डायग्राम बनाऊंगा, तो FOG में इधर 1 2 3 है, इधर क्या है और उधर क्या है, GOF लिया मैंने, सॉरी मैंने क्या लिया है, GOFX, नहीं इधर क्या है 1 2 3, 1 लिया तो आपको आउटपुट में मैप क्या मिला, 1 2 3, सो 1 से 2 से 3 से मिल गया। चलो अब आप बताओ मुझे FOGX के लिए मैं मैपिंग बनाऊं, तो FOGX के लिए मैपिंग आप देखो, आपने क्या लिया है, 2 सेट, मैंने दोनों सेट यहाँ लिए, इधर से इधर मैपिंग हो रही है, तो यहाँ पर आपके पास एलिमेंट क्या है, ABC, और इधर एलिमेंट क्या है, ABC, A की इमेज, B की इमेज, C की इमेज। तो अब इन दोनों में आप एक इम्पोर्टेंट बात नोटिस करेंगे जो मैंने पढ़ाई है, जब भी किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेशन में आपको 1 1 2 2 और 3 3 मिलता है, तो ये इस तरह का रिलेशन जो है आप रिफ्लेक्सिव कहते हो, क्या कहते हो, इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं, नहीं कहते हैं। जब 1 की मैपिंग 1 2 की 2 3 की 3 हो, तो ऐसे रिलेशंस को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, क्या आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन हुआ, आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब आप यहाँ पर एक कंक्लूजन पे निकल के आए कि ये जो 1 2 3 है ये x सेट से है, और ये जो ABC है ये y सेट से है। तो आपका जो FOGX आया ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब इट इज इक्वल टू, यू कैन से इट इज IX, FOGX इज इक्वल टू IX। दूसरी बात है FOGX इज इक्वल टू आपका आया IY, GOFX इज इक्वल टू IX एंड FOGX इज इक्वल टू IY। ये दो बात समझ में आ गई। तो वापस से हम रिकॉल करते हैं कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इन्वर्टिबल फंक्शन।
तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि जैसे यहाँ से x एंटर हुआ तो इधर y मिला, और ऐसा फंक्शन जिसमें y एंटर करे वापस x मिल जाए, ऐसा फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। दूसरी बात रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन में हमने यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए दो सेट लिए x और y। x सेट में हमने 1 2 3 लिए और y सेट में हमने ABC लिए। तो आप देखें x सेट में इस तरह से मैपिंग हो रही है और y सेट में इस तरह से मैपिंग, ये g फंक्शन हो गया और ये f फंक्शन हो गया। तो हमने यहाँ कहा कि आपको जो भी फंक्शन दिया है, आपको जो भी दो फंक्शन दिए हैं, उन दोनों की आप क्या कर लो, FOG और GOF निकाल लो। और जब आपने निकाला तो आपने पाया कि जो GOF फंक्शन है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी x का है, और जो FOG है वो आइडेंटिटी है y का। अब इस फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंडीशन फॉर इन्वर्टिबिलिटी। अब हम पढ़ते हैं कंडीशंस फॉर इन्वर्टिबिलिटी। ये नोट कर लीजिए।